बोलें। मैं संजय कुमार राय, सिद्दीक मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से आज मैं दूसरे पार्ट में इसी पाठ योजना के प्रकरण के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। कुछ छात्रों की मांग ये थी कि प्रकरण को विस्तार से पढ़ाया जाए, अर्थात प्रकरण का ज़्यादा से ज़्यादा उल्लेख किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। तो आज हम हिस्ट्री से संबंधित करीब 200 प्रकरण आपके सामने हम लेकर के आए हैं कि ताकि इस प्रकरण को आप अच्छी तरह से समझें और आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें आपको बनाने में कोई परेशानी न हो। एक अच्छे टीचर की एक अच्छी विशेषता ये होती है कि वो लेसन प्लान बनाते समय जो है प्रकरण को कितने बखूबी से निकालता है। आपको किस टॉपिक पे पढ़ाना है ये आपको चौथे क्वेश्चन में समस्या के रूप में आ जानी चाहिए। किसी भी टॉपिक में 5 में से ज़्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए। यह एक कला है और इसको जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके अंदर ये निखार आएगा। ये थिंकिंग पावर है, जितना आप इसको सोचेंगे, कल्पना करेंगे, और जब थिंकिंग पावर है इसको सोचेंगे। खाना खा के आप सोचिए कि हमें कल जो है अकबर की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ाना है, तो कैसे चौथे क्वेश्चन में हम इसको लाएँ जो है। तो आपको ये देखना है कि हम प्रश्न कहाँ से करें कि बच्चे छोटे छोटे हैं, वो 3 क्वेश्चन के उत्तर दें और चौथे में वो समस्या हम आ जाए जो है। तो ऐसी स्थिति में आज हम कुछ लेकर के आए हैं और कल हम इसी वीडियो में जो है नागरिक शास्त्र विषय का जो है प्रकरण हम जो है डाउनलोड करेंगे। तो आज आप ये लोग देखिए कि इतिहास में जो है और भी प्रकरण कैसे आया है। कल हम लोग देखे थे कि इस्लाम धर्म के बारे में जो है प्रकरण आया था कि इस्लाम धर्म को पढ़ाना है तो कैसे आया है। सो आज अब देखिएगा, जैसे हमें गुलाम वंश के बारे में पढ़ाना है इतिहास में, तो गुलाम वंश के बारे में पढ़ाना तो इसके लिए प्रश्न जो है ये शुरू हुआ है कि तराइन का युद्ध किन के बीच हुआ है। याद रहे कि इतिहास में तराइन का युद्ध 2 हुए हैं, एक प्रथम हुआ है और एक द्वितीय हुआ है। दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ है। तो उत्तर बताया लड़का पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ से मोहम्मद गौरी से शुरू हुआ कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। निश्चित रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक उसका ये गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ने किस वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की। तो जाहिर सी बात है कि गुलाम वंश के बारे में आप क्या जानते हैं। मोहम्मद गौरी बहुत बड़ा विजेता था, लेकिन उसके पास अपना कोई पुत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में अपने दास को जो है वो सत्ता सौंप जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ही आगे चल करके भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है, अर्थात दिल्ली सल्तनत की। तो हमें आज तो प्रकरण हमारा हुआ जो है कि गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में जब आप पढ़ाएंगे तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इल्तुतमिश, बलबन, जितने भी शासक हैं उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों का आप उल्लेख करेंगे 40 मिनट के क्लास में। दूसरा है कि अगर हमें जो है बलबन के बारे में पढ़ाना है तो हम प्रश्न करते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा कराया था। याद रहे कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, लेकिन उसको वो पूर्ण नहीं करा पाया। इसके पहले इसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको पूर्ण कराने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। तो ये उत्तर हो, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने प्राय करा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के 40 गुलामों के संगठन को क्या कहा जाता था? इल्तुतमिश जब अपने समय में शासन करता था तो वो पूरी तरह से सशंकित रहता था, इसलिए 40 लोगों का एक दल बनाया था और ये दल जो है उनको अपनी सूचना देते थे, जिसका नाम था तुर्कान-ए-चिहलगानी। ये मिडवल हिस्ट्री है। मिडवल हिस्ट्री में थोड़ा शब्द जो है क्लिष्ट आएंगे। तो प्रश्न होगा कि इल्तुतमिश के 40 गुलामों के संगठन को क्या कहा जाता था? उत्तर मिला तुर्कान-ए-चिहलगानी। अब प्रश्न है यहीं से शुरू हुआ कि तुर्कान-ए-चिहलगानी को किसने समाप्त किया? बलबन जब अपने समय में आता है तो बलबन खुद इस 40 संगठन में एक मेंबर रहता है, लेकिन इसको इस पर पूर्ण विश्वास नहीं था। बलबन जब आता है कि इस संगठन को ही समाप्त कर देता है। तो प्रश्न है कि तुर्कान-ए-चिहलगानी को किसने समाप्त किया? उत्तर मिलता है बलबन। और फिर बलबन के बारे में आप क्या समझते हैं? तो बलबन के बारे में आपको जो है डिटेल्स में पढ़ाना होगा। और बलबन माना जाता है कि गुलाम वंश का जो है एक योग्य शासक था, उसकी अत्यधिक उपलब्धियाँ थी। वो बाहरी की अपेक्षा जो आंतरिक शक्तियों को मजबूत किया था। तो यहाँ पर उसके बारे में उल्लेख नहीं करना है, टॉपिक में है बलबन। तो बलबन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको बलबन के बारे में उसके जीवन परिचय से लेकर के उसकी जो भी विजय हैं या जो भी असफलताएं हैं उसको आपको 40 मिनट के पीरियड में क्लियर करना होगा। तीसरा अलाउद्दीन खिलजी की बात आती है। इसमें प्रश्न होगा कि गुलाम वंश के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? निश्चित रूप से खिलजी वंश। याद रहे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो गुलाम वंश के पश्चात निश्चित रूप से खिलजी वंश। और किसी भी वंश की असफलता का सबसे बड़ा कारण ये होता है योग्य उत्तराधिकारी का अभाव। जब उस वंश में उत्तराधिकारी योग्य नहीं रहेंगे जो है तो उस वंश को बचाए रखना जो है मुश्किल होता है, और ऐसी स्थिति गुलाम वंश में भी आई जो है। तो निश्चित रूप से गुलाम वंश के पश्चात जो है किस वंश की स्थापना? ये खिलजी वंश होता है। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक। तो आज हम लोग जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे।
अलाउद्दीन खिलजी को वो खुद अपने को जो है भारत का सिकंदर बोलता था, अर्थात अभी तक दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए हैं उसमें सबसे योग्य शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी रहा, क्योंकि उसने उत्तर भारत के साथ साथ जो है दक्षिण भारत को भी विजित किया। तो यहाँ पर प्रकरण आता है कि अलाउद्दीन खिलजी। अब हम देखते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। ये गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में कौन दो राज्य स्थापित हुए? विजयनगर एवं बहमनी। तो विजयनगर वंश के बारे में आप क्या जानते हैं? उसको हमारा प्रकरण होगा विजयनगर वंश। याद रहे यहाँ पर बात मोहम्मद बिन तुगलक की आ रही है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको पता है, जो लोग इतिहास पढ़े होंगे, कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने सबसे विशाल साम्राज्य पर शासन किया है। विशाल साम्राज्य पर शासन करने के कारण वो उत्तर को तो संभाल सका, लेकिन दक्षिण में उसी के समय में जो विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई और उसी समय दक्षिण में दो महान शक्तियों का उदय होता है, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर पे हिंदुओं का शासन और बहमनी में जो है मुसलमानों का शासन रहता है। तो आप चाहे प्रकरण विजयनगर को बना सकते हैं या बहमनी को बना सकते हैं। यहाँ पर हमने विजयनगर को बनाया है, तो विजयनगर के बारे में आपको पढ़ाना है। तो विजयनगर वंश में करीब 5 वंश थे। सबसे मेन वंश और जो सबसे महत्वपूर्ण शासक उसमें था वो कृष्णदेवराय था। तो आपको विजयनगर के बारे में पढ़ाना है। तो विजयनगर जो है टॉपिक आया है ये प्रकरण का जो है, और इसको आपको 40 मिनट के अंदर में जो है विजयनगर के बारे में उल्लेख करना है। अब जैसे बाबर के बारे में पढ़ाना है समझ दिख रही। हमारे देश की राजधानी कहाँ है? बच्चा बताएगा दिल्ली। दिल्ली में लोधी वंश के बाद किसकी स्थापना होती है? मुगल वंश। अर्थात दिल्ली वंश का जो सबसे अंतिम वंश जो होता है वो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी रहता है, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा मारा जाता है। और बाबर फिर भारत में एक नए वंश की स्थापना करता है और उसको बोलते हैं मुगल वंश। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश में के टाइटल में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं अपने नाम के आगे सुल्तान लिखते थे और मुगल वंश के जो शासक थे अपने नाम के आगे सम्राट लिखते थे। तो कहने का मतलब भारत का प्रथम सम्राट अगर पूछा जाएगा तो वो बाबर होगा। अलाउद्दीन खिलजी सम्राट नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान थे, बलबन सुल्तान थे। यानी जितने भी शासक दिल्ली सल्तनत में हुए हैं सभी अपने आप को शासक ही कहते थे, सुल्तान नहीं। तो हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में लोधी वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? मुगल वंश। और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। सो बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ऐसी स्थिति में बाबर एक समस्यात्मक होगा। तो आज हम लोग जो है बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बाबर का जीवन परिचय देते हुए उसके जो भी युद्ध हुए हैं जितने भी हैं उसका आपको उल्लेख करना है, बच्चों को बताना है। सो टॉपिक हमारा जो है बाबर निकला। अब आपको ठीक हुमायूं के बारे में पढ़ाना है। तो आप प्रश्न यहाँ से होगा कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो निश्चित रूप से युद्ध हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ है? बाबर। बाबर ये युद्ध जीता था। बाबर के बाद कौन शासक बना? हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में आप क्या जानते हैं? सो हमारा प्रकरण हुआ जो है हुमायूं। आज उद्देश्य कथन में हम लोग हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी तरह से अकबर के बारे में पढ़ाना है। तो प्रश्न होगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? हुमायूं। देखिए प्रश्न में यह है कि बाबर का पुत्र न पूछ के पूछा गया है कि बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था, क्योंकि बाबर के 4 पुत्र थे और गद्दी पर जो है हुमायूं बैठा है। तो बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? हुमायूं बताएंगे। हुमायूं के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा है? अकबर। अकबर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अकबर को आप एक डिटेल में रूप में पढ़ेंगे। याद रहे कि मुगल वंश का ही नहीं पूरी मिडिवल हिस्ट्री में अकबर जैसा कोई शासक नहीं हुआ है। जो स्थिति एंशिएंट हिस्ट्री में अशोक की रही है वही स्थिति मिडिवल हिस्ट्री में जो अकबर की रही है, क्योंकि दोनों महान शासक बोले गए हैं। इन्हीं दोनों व्यक्तियों के आगे जो है महान शब्द लगा है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आगे चल करके इन लोगों का स्थान महात्मा गांधी ले लेते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि आप तीनों हिस्ट्री से एक एक व्यक्ति का चुनाव करिए। तो निश्चित रूप से एंशिएंट हिस्ट्री में अशोक जैसा कोई शासक नहीं, मिडिवल हिस्ट्री में अकबर जैसा कोई शासक नहीं, और मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्ति नहीं जो है। अब आप अगला जैसे पढ़ना है जहांगीर के बारे में पढ़ाना है। तो जहांगीर के बारे में प्रश्न हम कर रहे हैं कि चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? ये युद्ध जो है हुमायूं शेरशाह के बीच में हुआ था। चौसा और कन्नौज का युद्ध भारत के इतिहास की दो बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। शेरशाह दोनों युद्धों में जीतता है और हुमायूं को अपना देश छोड़ने के लिए भागना पड़ता है। तो इस युद्ध में शेरशाह विजयी होता है। तो हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? अकबर। अकबर के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? जहांगीर। और जहांगीर के बारे में आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। आज हम लोग जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।